बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे हमने पहले चैप्टर पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। उस एटॉमिक स्ट्रक्चर की हमने 12 क्लास पढ़ी थी। उस 12 क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर के पूरे सिलेबस को किया था। आज से हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आवर्ती फलन। इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें भी जो आज हम मुख्य बात करेंगे वो करेंगे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की, परमाणुवीय और आयनिक त्रिज्या। याद करें क्लास 11th में आपने पीरियोडिक टेबल के नाम से एक चैप्टर पढ़ा है। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको अरेंज किया गया था। आधुनिक आवर्त नियम आपको पता था कि आधुनिक आवर्त नियम या पीरियोडिक टेबल किसके आधार पर रखी गई है? परमाणु क्रमांक के आधार पर रखी गई है। यानी कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। जब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को आपने ध्यान से देखा था क्लास 11th में, तो हमने देखा था कि उसको 4 भागों में विभाजित किया गया था। एक एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपको याद होगा। जब हमने ग्रुप्स की बात की थी तो कुल मिला के 1 से लेकर 18 तक ग्रुप थे। पहला ग्रुप जो लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम फ्रांसियम का है, और उससे लेकर 18वां ग्रुप जो कि हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन का है। ये पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में होगी। और उसके बाद हमने आवर्त की बात की थी, पीरियड्स की बात की थी। तो ग्रुप आपके दिमाग में है, पीरियड आपके दिमाग में है। कि ग्रुप किसे कहते हैं? कि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो वो ग्रुप कहलाता है या समूह कहलाता है, या उसको वर्ग भी कहते हैं। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो उसको हम आवर्त कहते हैं। जैसे हम पहले आवर्त की बात करें तो उसमें केवल 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके बाद दूसरे आवर्त की बात करें तो हम जानते हैं कि वो लिथियम से शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है? नियॉन पर खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार से इनको आवर्त कहा गया। जो हॉरिजॉन्टल है उनको आवर्त कहा गया, और जो वर्टिकल है उनको हमने क्या कहा? उनको हमने वर्ग कहा या उनको हमने ग्रुप कहा। तो ग्रुप और पीरियड ये आपको अपने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में आपने ध्यान से समझा होगा। हमें यहाँ पर पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट, उसके जितने भी नियम थे, आपने डोबेनियर ट्रायंगल पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टावियर भी पढ़ा होगा। इसके अलावा जो मेंडली पीरियोडिक टेबल या जीजे मोजले ने जो पीरियोडिक टेबल दी उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आप क्लास 11th में पढ़ कर आए हैं। यहाँ हमें केवल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है कि कुछ जो ऐसे भौतिक गुण हैं वो आवर्त में किस प्रकार परिवर्तित होते हैं और समूह में किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। यानी कि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उनके इन गुणों में क्या क्रमिक परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से जब आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इनके गुणों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, यह हमें सीखना है। आप याद करो, यदि आपको पहला ग्रुप ध्यान हो, ग्रुप 1 जिसे कहा गया है, जिसको हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं, क्षारीय धातुओं भी कहते हैं। जरा उनके बारे में देखते हैं। एल्कली मेटल्स की बात करें तो जैसे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें हम, तो यहाँ हीलियम और हीलियम के बाद क्या आ जाएगा? 2s। अगर हम सोडियम की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नियॉन, उसके बाद 3s। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो ये आर्गन 4s। लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, और उसके बाद में ये 5s। लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम और फ्रेंचियम। यहाँ पर क्रिप्टॉन के बाद क्या आएगा? क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। और यहाँ आ जाएगा 6s1 और 7s1। आप देखें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें विशेष प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इन सभी के जो आउटर मोस्ट शेल है, इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 4, 5, 6 और 7s। और सब में हमें 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी होंगी। क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मुख्यतः 2 भागों पर निर्भर करती हैं। एक तो उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और दूसरा उनका एटॉमिक साइज क्या है। तो यहाँ हम देखें इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टी, इन सभी की प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो ग्रुप में हम जा रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो ये लगभग एक समान गुण दिखाने चाहिए। ये आप जानते हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से निकल जाएगा। इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगी। इलेक्ट्रॉन को ये त्यागेंगे,
इसका मतलब क्या करेंगे, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाएंगे, ये अपचय गुण दिखाते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन को जब ये त्यागते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को जब ये निकालते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनका एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में बहुत आसानी से निकल जाता है, इसीलिए क्या होता है, ये सब रिएक्टिव होते हैं, ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। इसी प्रकार से एक ग्रुप की और बात करते हैं, इसमें हम हेलोजन कहते हैं। हेलोजन में मानो हम सबसे पहले बात करें फ्लोरीन की। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन का 2s2 2p5 फ्लोरीन। इसके बाद क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन मालूम है 3s2 3p5। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 4p5। आयोडीन, इसका है 5s2 5p5। अब इसमें भी देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग एक समान है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका एक जैसा है। इसका मतलब क्या होगा, इनमें भी एक जैसे गुण होने चाहिए, एक जैसी प्रॉपर्टी ये शो करनी चाहिए, और होता भी है। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो लगभग एक जैसी होती है। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालकर ये सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर, और ये इलेक्ट्रॉन को निकालकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन को लेकर ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इस कारण से ये भी रिएक्टिव होते हैं। लेकिन अगर हम रिएक्टिविटी को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा कम होती चली जा रही है। इसका मतलब रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ेगी। यदि हम बात करें लिथियम, तो लिथियम की तुलना में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी रिएक्टिविटी इस प्रकार से बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इनकी जो एनर्जी है वो कम होती चली जाती है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर सभी रिएक्टिव है, लेकिन रिएक्टिविटी कैसे बढ़ रही है, लिथियम से हम जब सीजियम तक जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। यदि हम हेलोजेंस की बात करें तो इनकी रिएक्टिविटी का उल्टा हो जाता है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति इनकी घटती चली जाती है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आज की क्लास में हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई की, तो हम ये समझने की कोशिश करें पहले कि एटॉमिक रेडियाई है क्या, इसको आप समझें। देखो, न्यूक्लियस से कोई भी एटम में, न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की दूरी को हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो डिफरेंस है ना, ये क्या कहलाता है, ये एटॉमिक रेडियाई कहलाती है। लेकिन अब हम यह भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना इनफाइनाइट डिस्टेंस तक रहती है, अनंत दूरी तक रहती है, तो फिर एटॉमिक रेडियाई कैसे निकालेंगे? बात को समझने की कोशिश करें। अभी हमने क्या कहा कि न्यूक्लियस से, नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को परमाणुीय त्रिज्या या एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। अब बात ये आती है कि आपसे ये पूछा जाता है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ तक है, तो हम कहते हैं अनंत दूरी तक हो सकती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हो सकती है। तो फिर एटॉमिक रेडियाई निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि एक काम करें कि होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल ले लें। होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा अणु जिसमें कि दो परमाणु हो और दोनों ही समान हो। जैसे मान लीजिए हमने एक ऐसा होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल ले लिया, तो उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालेंगे। ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये निकालना है। ये जो एक एटम है, ये मानो एक कोई मॉलिक्यूल जो A2 है, होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, और ये इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हम हाफ कर दें d/2, तो ये r के बराबर हो जाएगी। Ra किसी भी एटम की एटॉमिक रेडियाई कितनी होगी कि उसका जो होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक ऐसा समद्विपरमाणु अणु जिसके कि दोनों परमाणु समान हैं, उसकी अंतरनाभिकीय दूरी को ज्ञात कर लीजिए। ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये कितनी मान लीजिए हमने कहा ये d है, और इसका कर दे हाफ, तो उस एटम की एटॉमिक रेडियाई आ जाएगी। लेकिन यदि बात करें हम हेटेरोडायबेटिक मॉलिक्यूल की, मतलब विषम द्विपरमाणु अणु की, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि उसका हाफ कर दें, तो उसके लिए हो सकता है कि एक एटम की एटॉमिक रेडियाई कम हो और दूसरे वाले की ज़्यादा हो, और हम निकाल क्या सकते हैं, हम उनके दोनों की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस।
अब इससे तो हम यह नहीं निकाल सकते कि इसकी एटॉमिक रेडियस कितनी और इसकी है, क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। तो उसके लिए क्या करें कि जो होमोडायनेटिक मॉलिक्यूल है, समद्विपरमाणुवीय अणु जो है, उसका हाफ कर दें। एग्जाम्पल से बात समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मानो हम कहें यहाँ पर ये H2 है, तो यहाँ पर इसका हाफ करेंगे, जो भी इसकी एटॉमिक रेडियस आएगी, मानो 1.54 एंगस्ट्रॉम आती है, या हम जिसको कहेंगे 154 पिकोमीटर, तो इसका 154 पिकोमीटर का हाफ कर लीजिए, 0.77 एंगस्ट्रॉम होगा या 77 पिकोमीटर, इसको हम कह सकते हैं 77 पिकोमीटर। ये हाइड्रोजन की होगी। अब आपसे क्या मान लो जो हाइड्रोजन आयोडाइड की निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो क्या करो, इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लीजिए, इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जितना भी है वो निकाल लें और उसमें से हाइड्रोजन की माइनस कर दें। उदाहरण के लिए मानो हम कहें इसकी 1.98 एंगस्ट्रॉम है, एग्जाम्पल मान के चले, इनकी जो डिस्टेंस है वो 1.98 एंगस्ट्रॉम है, या हम क्या 2.31 एंगस्ट्रॉम है, जो भी इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो। उसमें से हमें किसकी मालूम है? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की कैसे निकाली थी? होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल से। कितनी थी? 0.77। तो इसमें से मानो 0.77 को माइनस कर दीजिए, तो जो भी आएगी वो आयोडीन की आ जाएगी। तो हाइड्रोजन की हमने किससे निकाली? हमने H2 से निकाली। वाइस वर्सा आयोडीन की निकाल लें, आयोडीन का हाफ कर लें और उसको जो HI की है उसमें से माइनस कर दें। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एटम की हम एटॉमिक रेडियाई निकाल सकते हैं। तो आपको एटॉमिक रेडियाई निकालने का तरीका क्या? हमने कहा या तो होमोडायनेटिक मॉलिक्यूल है तब तो आधा कर दें, यदि हेटेरोडायनेटिक मॉलिक्यूल है तो किसका मालूम है उसमें से पूरे की घटा दें, तो उससे हमको एटॉमिक रेडियाई पता चल सकती है। तो आज के हमने इस क्लास में क्या सीखा? हमने कुछ पीरियडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, हमने बताया कि किस प्रकार से इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। उसके अलावा अभी हमने बात की एटॉमिक रेडियाई की। अगली क्लास में हम बात करेंगे आयनिक रेडियाई की।